Good morning, all of you. This is Jyoti Khanna. Today we are going to start our next chapter, Organization of Data. जैसे हमने इसके जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में रीड किया. जो सेकंड चैप्टर था दैट वाज कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा कलेक्शन के वेरियस सोर्सेज कौन कौन से थे. तो जो आज हमारा थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. अब इसमें जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तो सबसे पहले इसमें इसका मीनिंग क्लियर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या होता है. इसको अगर हम बेसिकली टर्म्स में बोलें कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था जहाँ पे डाटा कलेक्शन के वेरियस मेथड्स, वेरियस सोर्सेज हमने रीड आउट किए, तो जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है वो डाटा एक क्रूड फॉर्म में होता है, यानी कि वो डाटा जो होता है रॉ डाटा होता है, जिसको किसी जब मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो उस मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करने का क्या उसका मेथड रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा. इस मेथड, इस प्रोसीजर को ही इस हम चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर करेंगे. यानी कि जब रॉ डाटा को किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट टर्म इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल, किसी इन्वेस्टिगेटर ने सपोज 100 फैमिली से कुछ इन्वेस्टिगेशन किया. हो सकता है कि जो उसने 100 फैमिली से इन्वेस्टिगेशन किया सारा डाटा उसके यूजफुल ना हो, उसके सर्वे से रिलेटेड ना हो, तो उसमें जो मीनिंगफुल डाटा वो अपने पास रखता है और जो अनमीनिंगफुल डाटा एक इन्वेस्टिगेटर जो डिलीट कर देता है उसको अब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करता. इट मीन्स इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कॉल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर रॉ डाटा को किसी मीनिंगफुल डाटा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि उससे रिलेटेड हम कुछ आगे उसको क्लासिफाई कर सकें, डाटा को प्रेजेंट कर सकें और उसे कुछ मीनिंगफुल एनालिसिस या फिर कंक्लूजन्स उससे ड्रॉ आउट कर सकें. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स when raw data is converted into meaningful series और meaningful order. जब raw data को किसी meaningful series में meaningful order में convert किया जाता है, that term is called organization of data. तो डाटा को जब भी ऑर्गेनाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले सबसे पहले उसको क्लासिफाई किया जाता है. क्लासिफाई मीन्स कि जब डाटा गैदर किया जाएगा, गैदर करने के बाद जो मीनिंगफुल डाटा है उसको एक इन्वेस्टिगेटर अपने पास रखता है और जो अनमीनिंगफुल डाटा होता है इन्वेस्टिगेटर उसको वहाँ से रिमूव कर देता है. तो ऐसे में जब वो मीनिंगफुल डाटा को अपने पास रखेगा तो उसको नेचुरली वो उस मीनिंगफुल डाटा को कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सीरीज में, किसी पर्टिकुलर टेबल्स में अरेंज करेगा. इट मीन्स सेम टाइप ऑफ डाटा को जब वो किसी न किसी ऑर्डर में सेट करता है, दैट टर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. ऐसे टर्म को हम क्या कॉल करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कॉल करते हैं. तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है डाटा को किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स में, पर्टिकुलर सीरीज में या पर्टिकुलर क्लासेस में अरेंज करना. दैट टर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. ऐसे टर्म को हम क्या कॉल करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर हम एग्जाम्पल लें तो स्कूल में जो बच्चे कंपैरेटिवली पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं, कई बार टीचर उनको क्या करती है, कुछ उनके लिए कुछ न्यू टाइम टेबल सेट करती है, कुछ उनके लिए अरेंजमेंट सेट करते हैं. सिमिलरली जो इंटेलिजेंट जो पर्सन्स होते हैं, इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ वेरियस अरेंजमेंट्स अरेंज की जाती हैं. तो ऐसे कुछ कैटेगराइज करना ही इसको हम टर्म को क्या कॉल करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल, जो डाटा गैदर किया एक इन्वेस्टिगेटर ने उसको अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल, किसी भी सिमिलैरिटी के बेस पर सेट करना ही इसको हम क्या कॉल करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कॉल करेंगे, ताकि सिमिलर टाइप ऑफ डाटा जो है वो सिमिलर ग्रुप में उसको हम पुट कर सकें, उसको वहीं पर उसको रख सकें. तो ये जो टर्म होती है इसको हम कॉल करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. कि एक इन्वेस्टिगेटर क्लासिफिकेशन किन किन पर्पजेज के लिए करता है. तो इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्लासिफिकेशन किन पर्पज के लिए किया जाता है? तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस. सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस में क्या होता है कि जब भी डाटा गैदर किया जाता है
वो एक मास फॉर्म में होता है, एक न्यूमरस उसका जो वॉल्यूम होता है वो हाई होती है। तो ऐसे में उस हाई वॉल्यूम डेटा को कहीं ना कहीं ब्रीफनेस प्रोवाइड करना, उसको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करना, ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? थ्रू क्लासिफिकेशन। यूटिलिटी, उसकी यूजफुलनेस को एनहेंस करना, कि जब भी डेटा सिमिलर टाइप ऑफ डेटा सिमिलर ग्रुप या सिमिलर क्लास में जब रखते हैं तो नेचुरली उसकी यूजफुलनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डिस्टिंक्टिवनेस, डेटा को डिस्टिंक्ट बनाना, यानी कि जब हम सेम टाइप को डेटा में सेम टाइप ऑफ डेटा को सेम टाइप में राइट करेंगे, लिखेंगे, तो वो डिस्टिंक्ट बन जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। सपोज वेट से रिलेटेड डेटा अगर वेटिंग ग्रुप में है, हाइट से रिलेटेड डेटा अगर हाइट वाले ग्रुप में है, तो नेचुरली वो जो डेटा है वो डिस्टिंक्ट नेचर का होगा, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। कंपैरेबिलिटी, उसको कंपेयर करना इजी रहेगा, हम सेम टाइप ऑफ डेटा को उस टाइप के जो उसके वेरियस आइटम्स हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें किसी ना किसी मेथड को यूज किया जाएगा उसको क्लासिफाई करने के लिए, या तो एक पर्सन टेबल्स कंस्ट्रक्ट करेगा या उसको किसी फॉर्म में राइट करेगा, तो नेचुरली एक टेक्निक यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो इसलिए ये साइंटिफिक डेटा के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। इस टाइप का जो डेटा होता है वो क्रूड फॉर्म ऑफ डेटा के कंपैरिजन में मोर अट्रैक्टिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ रीड आउट करना है, तो अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में है, उसके कोई हेडिंग्स नहीं है, कोई पैराग्राफ्स नहीं बने हुए किसी बुक के किसी भी पेज पर, तो उसको रीड करना थोड़ा सा बोरिंग टास्क हो जाता है। सिमिलरली अगर हम टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, कोई टेबल्स कंस्ट्रक्ट की हुई है, कुछ हेडिंग्स में डाटा कन्वर्टेड है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर टॉपिक को लर्न करना है कंपैरेटिवली मोर इजी एंड अट्रैक्टिव होता है। सिमिलरली डेटा के साथ है कि डेटा को अगर टेबल फॉर्म में या सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट में अगर लाई किया जाता है तो डेटा जो है मोर अट्रैक्टिव जो है वो बन जाता है। तो ये कुछ इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे कि क्लासिफिकेशन करने की वजह से डाटा जो है वो सिंपल हो जाता है, कंपैरेबल हो जाता है, डिस्टिंक्ट होता है, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है, और लास्ट इसमें साइंटिफिक अरेंजमेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर को क्लासिफिकेशन करना है तो उसको कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन में क्या होनी चाहिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी अभी हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स किए हैं उसी से ही रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कि क्लासिफिकेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि कोई भी डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए जो रह जाए, जितना उसने इन्वेस्टिगेट किया है कंप्लीट डेटा उसकी क्लासिफिकेशन में एडेड होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जो उसने क्लासिफिकेशन के लिए ग्रुप्स एंड टेबल्स कंस्ट्रक्ट की हैं वो समझ में ही ना हो, वो अंडरस्टैंडेबल नेचर में होना चाहिए, इट शुड बी मोर क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए। होमोजेनिटी, सेम टाइप ऑफ डेटा सेम टाइप ऑफ ग्रुप में लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेट से रिलेटेड डेटा है तो उसको वेट से रिलेटेड डेटा में ही राइट करना चाहिए। वेट एंड हाइट का अगर हम सेम टाइम पे कंपैरिजन करें, उसके सेम टाइम के कुछ ऐसे टेबल कंस्ट्रक्ट की, तो वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होगी। तो होमोजीनियस डेटा जो है, जो एक जैसा डेटा है, उसको वन प्लेस पे ही राइट करना चाहिए। सुटेबिलिटी, जो क्लासिफिकेशन करने का जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पज के लिए डेटा गैदर किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि क्लासिफिकेशन जो है वो सुटेबल टू ऑब्जेक्टिव्स हो, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट आउट किया जा सके। स्टेबिलिटी, जो जिस पर्पज के लिए क्लासिफिकेशन की है, स्टेबल का मीनिंग होता है कि वो वहाँ पर स्टैटिक रहे, स्थिर रहे। तो स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है कि सपोज एक इन्वेस्टिगेटर ने जो आज के टाइम में क्लासिफिकेशन किया है उसका वो फर्दर एनालिसिस में भी उसको यूज कर सके। ऐसा ना हो कि वन टाइम ही उसका यूज हो, अगर फर्दर कोई एनालिसिस करना है तो उसका कहीं यूज ही ना हो सके, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का फर्दर जो यूज है वो पॉसिबल होना चाहिए। लास्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है जहाँ पर चेंजेस पॉसिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल भी इसको कॉल करते हैं, कि ये इलास्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए। इट मीन्स कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि किसी टाइप की कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे चेंजेस होने चाहिए।
लेकिन ये जो चेंजेस हैं फ्रिक्वेंटली नहीं होने चाहिए, बार बार और जल्दी जल्दी नहीं होने चाहिए। अगर ये चेंजेस जल्दी जल्दी होंगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, चेंजेस पॉसिबल होने चाहिए, ताकि अगर किसी भी टाइप का एनवायरमेंटल कंडीशंस में या फिर क्लासिफिकेशन में कहीं कोई टेक्निक में चेंज आ रहा है तो उसके जो टेबल्स हैं या फिर जो सीरीज वो कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें वो चेंजेस पॉसिबल होने चाहिए। तो आज के लिए हमारे 2 ही टॉपिक्स थे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के लिए बस इतना ही। तो आज आप जस्ट इतना ही इसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल इसका एक यूट्यूब पर लेक्चर एक और मैं पोस्ट करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, बाय बाय।